बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी बेटा, हमारा फर्स्ट ईयर में चैप्टर नंबर 3 चल रहा है और लास्ट लेक्चर जो हमारा 17 हुआ था उसमें हमने 3.1 स्टार्ट कर ली थी 3.3 स्टार्ट कर ली थी और उसका क्वेश्चन नंबर 1 कर लिया था। 3.3 में क्या था, मैंने बताया था कि 3.1 और 3.2 तो काफ़ी हद तक उसमें 80-90% चीज़ें वही हैं जो आप लोगों ने 9th में पढ़ी हुई हैं, वही तकरीबन चीज़ें रिवाइज़ हुई हैं, एक दो चीज़ें छोड़ के। और असल जो टॉपिक जहाँ से स्टूडेंट्स को मुश्किल पेश आती है वो ये डिटर्मिनेंट का टॉपिक है जो कि एक्सरसाइज 3.3 से शुरू होता है। तो उसके लिए मैंने आपको जो इसकी बेस थी वो बता दी थी पिछले लेक्चर में कि डिटर्मिनेंट हम फाइंड कैसे करते हैं। फिर उससे रिलेटेड 1 क्वेश्चन में से जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने कम से कम 3 एग्जांपल्स आपको यानी 3 पार्ट्स आपको करा दिए थे। ठीक है, फर्दर देखें। क्वेश्चन 2 में कह रहा है विदाउट एक्सपेंशन, यानी इसको एक्सपेंड नहीं करें, वैसे ही बताएं कि इसका आंसर ज़ीरो क्यों है, सेकंड पार्ट का भी आंसर ज़ीरो क्यों है, और तीसरा पार्ट मैंने यहाँ नहीं लिखा, वो बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह 100% कॉपी होगा, उसका भी आंसर ज़ीरो क्यों है। तो अगर आप पेज नंबर 105 निकाल लें, पेज नंबर 105, वहाँ पे डिटर्मिनेंट की प्रॉपर्टीज़ हैं, उनमें से मैं अभी कुछ पढ़ता हूँ जहाँ तक इनकी ज़रूरत है। वो पहली 4 प्रॉपर्टीज़ हैं। उसमें से पहली प्रॉपर्टी ये है कि अगर किसी मैट्रिक्स का आपने डिटर्मिनेंट लिया है या ट्रांसपोज लेने के बाद डिटर्मिनेंट लिया है, यानी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट ले लें या उसके ट्रांसपोज का डिटर्मिनेंट ले लें, दोनों सूरतों में आंसर सेम आएगा। ये इसकी पहली प्रॉपर्टी है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है? दूसरी प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब हम मैट्रिक्स को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है, उसके शुरू में हम 3 लिखते हैं, तो उस 3 का क्या मतलब है कि वो मैट्रिक्स ए की तमाम एंट्री से 3 मल्टीप्लाई होगा। इसी तरीके से जब हम कॉमन भी लेंगे तो वो पूरे मैट्रिक्स में से कॉमन आएगा, लेकिन जब वो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में होगा तो ये मेन डिफरेंस है मैट्रिक्स में और डिटर्मिनेंट में कि जब हम डिटर्मिनेंट को किसी भी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे या तो वो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। ये बात याद रखनी है। और इसी तरीके से जब उसका रिवर्स स्टेप यानी कॉमन भी लेंगे तो या तो किसी एक रो से कॉमन लेंगे या आप ये भी कह सकते हैं कि रो वाइज कॉमन ले सकते हैं, यानी एक रो में से बस एक ही चीज़ कॉमन आ सकती है, रो 2 में से अनदर चीज़, रो 3 में से, या कॉलम 1 कॉलम 2 कॉलम 3 जितने भी कॉलम्स हैं हर एक में से अलग अलग कॉमन निकलेगा, थ्रू आउट कॉमन नहीं आएगा जैसा कि मैट्रिक्स में होता है। ये पॉइंट आपने याद रखना है। नंबर 3 और नंबर 4 प्रॉपर्टी जो है वो इसी से रिलेटेड है कि डिटर्मिनेंट को देखते ही हमें कैसे पता चल सकता है कि आया इसका डिटर्मिनेंट 0 होगा या नहीं होगा। तो उसमें प्रॉपर्टी नंबर 3 ध्यान से सुनिएगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 ये कहती है कि अगर कोई सी 2 रोज़ आइडेंटिकल आ जाएँ या 2 कॉलम्स आइडेंटिकल आ जाएँ तो उस सूरत में इसका आंसर 0 होगा। जैसे यहाँ देखें, आपको कोई सी भी 2 रोज़ आइडेंटिकल नज़र फ़िलहाल नहीं आ रही या कोई से भी 2 कॉलम एक जैसे नज़र नहीं आ रहे, तो फ़िलहाल ये वाली जो 3 नंबर प्रॉपर्टी है वो हमें इसके ऊपर सूट होते नज़र नहीं आ रही। वो अभी हम देखेंगे कि फिर क्या करेंगे। प्रॉपर्टी नंबर 4, उसमें भी डिटर्मिनेंट 0 होता है। उसकी क्या रीज़न है कि अगर किसी एक रो के सारे एलिमेंट 0 आ जाएँ या किसी एक कॉलम की तमाम एंट्री 0 हो जाएँ तब भी उसका डिटर्मिनेंट क्या होगा? 0 होगा। तो देखें, प्रॉपर्टी नंबर 4 भी इस पर फ़िलहाल वैलिड नहीं है कि किसी एक जगह भी रो या कॉलम वाइज सारी एंट्री 0 नहीं है, ना इसमें और ना ही इसमें। तो फिर अब हम क्या करेंगे? उसने मेंशन भी कर दिया है कि आपने इसको एक्सपेंड नहीं करना, यानी क्वेश्चन 1 की तरह इसको एक्सपेंड नहीं करना। तो फिर हमें कैसे पता चलेगा कि हम इसको 0 प्रूफ करें? तो यही हमारे पास 2 प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 और 4। उसकी बेस पे हम देखते हैं कि क्या कोई थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन के बाद उसकी कोई फॉर्म प्रॉपर्टी नंबर 3 वाली फॉर्म या प्रॉपर्टी नंबर 4 वाली फॉर्म बनती है या नहीं। देखें, लेफ्ट हैंड साइड के तौर पे जब आपने इसको सिलेक्ट कर लिया 6 7 8 3 4 5 2 3 4, अब ये याद रखना है कि डिटर्मिनेंट जो है डिटर्मिनेंट उसमें रो के साथ प्लस माइनस हो सकती है, मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो सकती, यानी किसी भी रो को किसी भी दूसरी रो के साथ मल्टीप्लाई या डिवाइड नहीं कर सकते। इसी तरीके से कॉलम के साथ प्लस माइनस हो सकता है, आपस में मल्टीप्लाई और डिवाइड नहीं हो सकते। जो डिटर्मिनेंट के बाहर से कोई नंबर आएगा वो डिटर्मिनेंट की रोज़ या कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है या डिवाइड हो सकता है,
ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं होगा। ये पॉइंट आपने याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ देखें, अगर आप कॉलम 3 पे गौर करें, 8 5 4 है, तो कॉलम 3 में है 7 4 3। तो अगर आप कंपेयर करें, 8 के सामने 7 है, 5 के सामने 4 है और 4 के सामने 3 है। अगर आप कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस कर दें यूँ, 8 माइनस 7 1 बचेगा, 5 माइनस 4 1 बचेगा, 4 माइनस 3 1 बचेगा। इसी तरीके से कॉलम 2 को कंपेयर करें कॉलम 1 के साथ, 7 माइनस 6 1, 4 माइनस 3 1, 3 माइनस 2 1। तो ये वाला यानी 2 माइनस के स्टेप करने से होगा क्या कि इसकी जो प्रॉपर्टी नंबर 3 वाली कंडीशन है वो हमें मिल जाएगी। देखें, हम ये करेंगे, पहले कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस करें, 8 माइनस 7 5 माइनस 4 4 माइनस 3, यानी पहले हम क्या स्टेप कर रहे हैं, C3 माइनस C2। इसके बाद C2 में से कॉलम 1 माइनस करें, 7 माइनस 6 4। ये आप दोनों स्टेप अलग अलग भी कर सकते हैं कि पहले ये स्टेप कर लें फिर अगले स्टेप में जाके ये कर लें, ये आपकी अपनी मर्ज़ी है, ठीक है। 3 माइनस 2 और कॉलम 1 एज इट इज़ आ गया। यहाँ पे दूसरा लिखें कि आपने क्या किया, C2 माइनस C1। जिस जगह पे ऑपरेशन हो रहा होगा उसका नाम पहले आएगा और जो उसके साथ ऑपरेट हो रहा है वो प्लस माइनस साइन के बाद लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले कॉलम 3 में ऑपरेशन हुआ तो C3 माइनस C2, फिर कॉलम 2 में हुआ C2 माइनस C1। तो ये देखें क्या बचा हमारे पास, 6 3 2। ये कॉलम 1 तो एज इट इज़, इधर बच गया 1 1 1, ये भी बच गया 1 1 1, ठीक है। अब आपने रीजनिंग करनी है कि एज C2 इक्वल टू C3, जिसे आप ब्रैकेट में लिख लें कि आइडेंटिकल है, सो इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। तो ये देखें, हमने इसको एक्सपेंड किए बगैर ही प्रॉपर्टी नंबर 3 की मदद से इसको 0 प्रूफ कर दिया। बिल्कुल इसी तरीके से अब हम पार्ट नंबर 2 को करेंगे। इसमें लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट करेंगे 2 1 2 3 1 माइनस 3 माइनस 1 0 5। अच्छा, ये याद रखना है कि जैसे अभी पहले पार्ट में 2 ऑपरेशंस हुए थे, यानी 2 दफ़ा कॉलम्स में ऑपरेशन हुए, एक दफ़ा कॉलम 3 में, एक दफ़ा कॉलम 2 में। तो ये ज़रूरी नहीं है कि दो ऑपरेशन होंगे तभी ये फॉर्म होगी। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि किसी एक जगह पे रो या कॉलम में एक ऑपरेशन करने से वो ऑलरेडी जो रो या कॉलम है उसके साथ आइडेंटिकल हो जाएगा। वो चीज़ आप यहाँ देखेंगे। देखें यहाँ पे, अगर आप कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड कर दें, ये देखें 3 माइनस 1 2 आ जाएगा, 1 प्लस 0 1 आ गया, माइनस 3 प्लस 5 2 आ जाएगा। ये एक आंसर है। दूसरा ये है कि कॉलम 1 में से कॉलम 2 माइनस कर दें, 2 माइनस 3 माइनस 1 1 माइनस 1 0। जब 2 में से इसे माइनस करोगे वो प्लस 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो ये इसका सेकंड सॉल्यूशन है। तो जिसमें आंसर 0 प्रूफ करना होता है उसके मोर देन 1 कह लो कि ऑप्शंस होती हैं कि आप ये कर लें, ये कर लें, ये कर लें। तो जो मर्ज़ी कर लें, बस आपने उसको रूल्स के मुताबिक करना है। अब ये मैं आपको एक टेक्निक बता रहा हूँ, हो सकता है किसी और जगह पे आप कोई और टेक्निक पढ़ें। मीन ये कि यानी जो ऑपरेशन मैंने किया उससे हट के कुछ और आप कर लें तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। जैसा मर्ज़ी करें, बस आपने उसको रूल को फॉलो करना है, ठीक है। अब ये देखें, मैं ये कर रहा हूँ कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड कर रहा हूँ, 2 1 2। कॉलम 2 में कॉलम 3 ऐड करेंगे तो प्लस माइनस माइनस, 1 प्लस 0 माइनस 3 प्लस 5, और थर्ड कॉलम एज इट इज़। यहाँ पे मेंशन कर दें आपने क्या किया, C2 में C3 ऐड कर दिया। तो ये क्या बचा, 2 1 2 कॉलम 1 एज इट इज़, ये आ गया 2 1 2 और लास्ट कॉलम एज इट इज़। तो अब आप देखें, सिर्फ एक जगह पे ऑपरेशन करने से कॉलम 1 और कॉलम 2 आइडेंटिकल आ गए। एज C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल, सो इट्स डिटर्मिनेंट इज 0। जी, जो पार्ट नंबर 3 मैंने यहाँ पे नहीं लिखा
पार्ट नंबर 3 100% कॉपी है फर्स्ट की, कि उसमें भी आपने यही सेम स्टेप करने हैं। कॉलम 3 में से कॉलम 2 माइनस करना है, कॉलम 2 में से कॉलम 1, तो ये कॉलम 2 और कॉलम 3 में 1 1 आ जाएगा और वो उसका आंसर डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ देखें क्वेश्चन 3 में लिखा हुआ है शो दैट। शो दैट मीन कि अब आप इसको किसी भी टेक्निक से कर सकते हैं, प्रॉपर्टी की मदद से कर लें या उसको एक्सपेंड करके कर लें, कुछ भी कर लें। अब प्रॉपर्टी नंबर 5 और प्रॉपर्टी नंबर 6 आप समझ लें। ठीक है, प्रॉपर्टी नंबर 5 देखें पेज नंबर 105 पे। अच्छा, जो मैंने आपको प्रॉपर्टी नंबर 2 बताई थी वो एक्चुअली प्रॉपर्टी नंबर 5 है। प्रॉपर्टी नंबर 2 है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स के अंदर अगर आप उसके डिटर्मिनेंट में 2 रोज़ या 2 कॉलम को इंटरचेंज कर दें, यानी यूँ समझें कि जैसे मैं किसी रो को या कॉलम को, कॉलम 1 को उठा के कॉलम 2 की जगह लिख दूं, कॉलम 2 को उठा के कॉलम 1 की जगह, तो उसका फ़र्क क्या होगा कि डिटर्मिनेंट के शुरू में एक माइनस साइन आ जाएगा। ठीक है, यानी रो को रो के साथ और कॉलम को कॉलम के साथ आप इंटरचेंज कर सकते हैं, किस जगह पे? डिटर्मिनेंट के अंदर। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। और जो मैंने 2 बोली थी वो प्रॉपर्टी नंबर 5 है कि जब हम मैट्रिक्स को किसी स्केलर नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो थ्रू आउट मैट्रिक्स पूरे से मल्टीप्लाई होता है, और जब कॉमन लेते हैं तो थ्रू आउट पूरे में से कॉमन आता है। लेकिन डिटर्मिनेंट से जब किसी स्केलर नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो या तो वो किसी एक रो से मल्टीप्लाई होगा या किसी एक कॉलम से, और इसी तरीके से जो कॉमन भी निकलेगा वो रो वाइज या कॉलम वाइज कॉमन आएगा। ठीक है, ये प्रॉपर्टी नंबर 5 है। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये वाली है। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है, ये तकरीबन यही शेप उसमें भी लिखी हुई है प्रॉपर्टी में भी। प्रॉपर्टी नंबर 6 ये कहती है कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स में किसी भी रो या कॉलम में जो एंट्रीज हैं वो सम ऑफ 2 टर्म्स की सूरत में लिखी हुई हों। जैसे ये देखें, ये थर्ड कॉलम जो है वो सम ऑफ 2 टर्म्स की सूरत में लिखा हुआ है। तो कह रहे हैं कि उस मैट्रिक्स का जो डिटर्मिनेंट होगा उसको सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट्स की सूरत में हम लिख सकते हैं। कैसे लिखेंगे? अब ये कॉलम 1 और कॉलम 2 में सम ऑफ 2 टर्म्स नहीं है, तो ये दोनों कॉलम एज इट इज़ ये देखें, और इसमें ये जो सम हो रहा था उसमें से पहला कॉलम इसके साथ लिख दें। ठीक, फिर प्लस लिखें, यही दोनों कॉलम जो सम ऑफ 2 टर्म्स की फॉर्म में नहीं थे उनको दोबारा मैंने एज इट इज़ लिखा, और इधर से अब सेकंड पोर्शन इसका लिख दिया। ठीक है, तो अगर हम इनको नंबर्स की सूरत में हो तो आपको फ़र्ज़ करें इधर से आंसर 105 आ रहा है, तो इन दोनों का सम भी 105 ही बनेगा, यानी इसमें प्रॉपर्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्योंकि ये अल्फ़ा और ए की फॉर्म में काफ़ी ज़्यादा नंबर हैं, अगर आप इसको अब एक्सपेंड करना चाहते हैं तो हो तो जाएगा, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है शो दैट, यानी ये वाली कंडीशन नहीं है कि विदाउट एक्सपेंशन, लेकिन वो इतना कह लो कि लेंथी हो जाएगा जिसको हैंडल करना, सम अप करना काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। तो हम इसको इसी प्रॉपर्टी का रेफरेंस दे के फ़ौरन प्रूव कर देते हैं। तो यहाँ पे यूँ लिखना है कि एज वी नो दैट इन any square matrix any row या कॉलम भी हो सकता है consist of sum of 2 terms, then its determinant can be written as sum of 2 determinants। ठीक है जी, यानी ये जो हमने इतनी ज़्यादा अंग्रेज़ी लिख दी है इसका मतलब क्या है कि ये आप लिखें A11 A12 A13 प्लस अल्फ़ा 13 A21 A22 A23 प्लस अल्फ़ा 23 A31 A32 A33 प्लस अल्फ़ा 33, दिस इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा? सम ऑफ 2 डिटर्मिनेंट। ये पहले 2 कॉलम एज इट इज़, और इधर से थर्ड कॉलम का पहला हिस्सा सेलेक्ट कर लें A13, फिर A21 A22 A23 A31 A32 A33 प्लस ये दोनों कॉलम एज इट इज़ और इसके साथ ये दूसरा हिस्सा इसका उठा लें
ठीक है जी, एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। बस ये क्वेश्चन इतना ही है। इसमें असल जो की स्टेप है वो ये वाला है जो आपने प्रॉपर्टी का रेफरेंस दिया, ठीक है, क्योंकि किसी भी टॉपिक किससे पहले जो उसके लॉज होते हैं, जो उसके रूल्स होते हैं, जो उसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो इसलिए होती हैं कि आप उनको पहले डिफ़ाइन कर लेते हैं, प्रूफ कर देते हैं, और उन प्रॉपर्टीज़ का फिर रेफरेंस आप क्वेश्चन के अंदर दे के डायरेक्ट कंप्लीट कर सकते हैं वो क्वेश्चन, ठीक है। जी इसी क्वेश्चन 3 का सेकंड पार्ट है, डिटर्मिनेंट 2 3 0 3 9 6 2 15 1, दिस इज इक्वल टू 9 टाइम 2 1 2 1 1 5 0 2 1, ठीक है जी। और फिर पार्ट नंबर 3, पार्ट नंबर 5 6 7 और 9, ये सारे के सारे सेम हैं। इनमें से मैं आपको एक पार्ट करा दूंगा। पार्ट नंबर 3 जैसे है, ये बिल्कुल वही चीज़ है जो क्वेश्चन 1 का 4 पार्ट हमने किया था। तो इसमें से देखें आपको मैं, चलिए ये 9 पार्ट करा देता हूँ, उसी से मिलता जुलता ही है पार्ट नंबर 3 से। ए प्लस लेमडा ए नहीं बी सी, ए बी प्लस लेमडा सी, ए बी सी प्लस लेमडा, दिस इज इक्वल टू लेमडा स्क्वेयर ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा। अच्छा बेटा ये देखें कि पार्ट नंबर 2 में लिखा हुआ है, इधर भी डिटर्मिनेंट है, इधर भी डिटर्मिनेंट है, और लिखा क्या हुआ है शो दैट। शो दैट का मतलब ये होता है जिस मर्जी टेक्निक से करें, यानी जो मर्जी रूल लगाएं लेकिन वैलिड रूल हो। आप इसको सिंपली लेफ्ट हैंड साइड को अलग से एक्सपेंड करें, राइट हैंड साइड को एक्सपेंड करके 9 से मल्टीप्लाई करें, दोनों आंसर सेम आ जाएंगे। ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है। आपको मैं यूँ करूँगा कि एक साइड सेलेक्ट करके दूसरे के इक्वल प्रूफ कर देता हूँ। यहाँ देखें 9 डिटर्मिनेंट के शुरू में 9 आ रहा है, इसका मतलब ये कहीं से कॉमन आया है, या पूरा 9 आया है, या ये 3 इंटू 3 दो दफ़ा कॉमन आया है। तो लेफ्ट हैंड साइड सेलेक्ट कर लें, 2 3 0 3 9 6 2 15 1। अब ज़रा गौर कीजिए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि डिटर्मिनेंट में जब आप किसी चीज़ से मल्टीप्लाई करते हो तो ये रो वाइज मल्टीप्लाई होगा या कॉलम वाइज। इसी तरह जब आप कॉमन भी लोगे तो रो वाइज कॉमन लोगे या कॉलम वाइज। यहाँ देखें आपको रो 2 में 3 नज़र आ रहा है, 3 9 6। इन रो 2 में से आपने 3 कॉमन लेना है। तो फर्स्ट रो एज इट इज़, सेकेंड रो में से जब आपने 3 कॉमन ले लिया तो ये 3 बाहर आ गया, इधर रह गया 1 3 2, और ये आ गया 2 15 और 1, ठीक है। अभी 9 कंप्लीट नहीं हुआ, यहाँ पे लिख लें टेकिंग कॉमन 3 फ्रॉम R2। इसके बाद आपने क्या करना है, एक और 3 कॉमन लेना है। कहाँ से? रो 2 से, सॉरी कॉलम 2 से। 2 1 2, कॉलम 1 एज इट इज़, कॉलम 2 से 3 कॉमन आ गया, 1 1 5 0 2 1। अगेन लिखें टेकिंग कॉमन क्या चीज़, 3 फ्रॉम C2। तो ये बन गया 9 2 1 0 1 1 2 2 5
1 एंड दिस इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो आपने देखा कि सिर्फ 2 स्टेप करने से ये फ़ौरन ही प्रूफ हो गया। अगर हम इसको एक्सपेंड करते तो उसमें थोड़ा सा हमें ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। अच्छा, अब इसमें देखें 9 पार्ट में, इसमें भी आपने लेफ्ट हैंड साइड ही सिलेक्ट करनी है क्योंकि राइट हैंड साइड पे सिंपल सा आंसर है। लेफ्ट हैंड साइड है मेरे पास a प्लस लेमडा बी सी, ए बी प्लस लेमडा सी, ए बी सी प्लस लेमडा। एक तरीका तो ये है कि इसको एज इट इज़ ओपन कर दें, एंड पे ये बन जाएगा, कोई टेंशन की बात ही नहीं है, ठीक है। दूसरा तरीका ये है कि पहले इसमें से कोई चीज़ कॉमन के तौर पे ले लें ताकि आंसर का कुछ हिस्सा मेरे पास पहले से आ जाए, फिर जब मैं इसको एक्सपेंड करूँगा तो वो बहुत जल्दी आ जाएगा। तो मैं ये करने लगा हूँ, कॉलम 1 के अंदर कॉलम 2 और कॉलम 3 दोनों मिला के ऐड कर रहा हूँ और इसको अरेंज करके लिख रहा हूँ, ए बी सी पहले और लेमडा बाद में, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, ए प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, कॉलम 2 एज इट इज़ और कॉलम 3 भी एज इट इज़। यहाँ पे लिख दें क्या किया, C1 में हमने C2 और C3 दोनों मिला के ऐड कर दिए। अब इसका फ़ायदा क्या होगा, अच्छा ये याद रखना कि जब कोई रो या कॉलम किसी दूसरे के साथ प्लस माइनस होगा तो वो अपनी जगह पे ख़त्म नहीं हो सकता, वो उसके साथ प्लस माइनस हो के उसकी हेल्प कर रहा है, अपनी जगह पे वो कायम ही रहेगा। जैसे ये कॉलम 2 और कॉलम 3 को मैंने कॉलम 1 में ऐड किया है तो ये दोनों अपनी जगह पे एज इट इज़ रहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखें, a प्लस बी प्लस सी कॉलम 1 में से कॉमन ले लें, a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा। तो कॉलम 1 में बच गया 1 1 1, बी सी बी प्लस लेमडा और सी, इसी तरह बी सी प्लस लेमडा। साथ लिख दें, टेकिंग कॉमन क्या चीज़, a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, कहाँ से, फ्रॉम C1। अच्छा, अभी भी हम इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, वो तो ऑप्शन हर वक्त मौजूद है, लेकिन यहाँ पे मैं एक आपको ऐसी टेक्निक सिखाने लगा हूँ जिसका आगे भी बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। ये टेक्निक सीखना लाजमी है। अगर किसी रो या कॉलम में आपको सारे 1 1 नज़र आ जाएं तो एक 1 को छोड़ के बाकी 0 कर दें। कैसे 0 होंगे, ये जो 1 है, 1 वाली रो पहली रो, इसको मैं सेकंड रो से भी माइनस करूंगा और थर्ड रो से भी। उसका फ़ायदा क्या होगा, इन 2 जगहों पे 0 आ जाएगा और जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो वो जो 2/2 के 3 डिटर्मिनेंट आते हैं उनमें से एक बच जाएगा, बाकी 2 0 हो जाएंगे। तो ये देखें, a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, रो 1 को छोड़ दें, रो 2 में से रो 1 माइनस करें, c माइनस सी, यहाँ लिख दें R2 माइनस R1, फिर R3 में से भी R1 माइनस करें, R3 माइनस R1, ये आ गया a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा। तो ये बच गया 1 0 0, b, इसमें b कैंसिल हो गया, लेमडा बचा, ये भी 0, c 0 लेमडा, ये बच गया, ठीक है। अब मैं जब इसको एक्सपेंड करूंगा ना तो बहुत आसानी से कह लें कि इसका आंसर आ जाएगा। और इसको मैं एक्सपेंड करने लगा हूँ कॉलम 1 से, एक्सपेंडिंग बाय C1। क्वेश्चन 1 मैंने आपको रो 1 से एक्सपेंड करना सिखाया था। आज आप देखेंगे कि कॉलम 1 से एक्सपेंड कैसे करेंगे। रूल आपने याद रखना वही है, ये a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा एज इट इज़। अब ये ब्रैकेट वैसे डाल रहा हूँ, फर्स्ट एंट्री लिखें 1, फर्स्ट एंट्री जो भी होती है उसका फार्मूला के लिहाज से साइन प्लस आएगा, अगर वो खुद नेगेटिव है तो वो फिर आपने ब्रैकेट में लिखना है। ये जिस रो में है वो रो छोड़ दें, जिस कॉलम में है वो कॉलम छोड़ दें, तो आपको मिलेगा लेमडा 0 0 लेमडा। अब सेकंड एंट्री क्या है, 0 कॉलम के लिहाज से, अब अपने कॉलम में आना है। अब ये क्योंकि 0 है तो इससे आगे जो डिटर्मिनेंट आएगा वो मैं नहीं लिख रहा क्योंकि उस सारे ने 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाना है। पहली एंट्री प्लस, दूसरी माइनस, फिर प्लस। अब थर्ड एंट्री भी 0 है तो इस 0 के लिहाज से भी जो आंसर आएगा वो जब 0 मल्टीप्लाई होगा तो सारा आंसर 0 हो जाएगा, ठीक है। तो अब ये फाइनली हो गया है। इसको एक्सपेंड करें, ये तो 1 से मल्टीप्लाई होकर कोई फ़र्क नहीं डलेगा, लेमडा स्क्वायर माइनस 0। तो ये देखें, लेमडा स्क्वायर a प्लस बी प्लस सी प्लस लेमडा, और यही हमें राइट हैंड साइड के लिए चाहिए था, ठीक है। तो उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। फिर एक दफ़ा सुन लें कि ये चीज़ मैंने पहले आसानी से बनाने के लिए
कॉलम 1 में कॉलम 2 और कॉलम 3 ऐड किए तो ये सारों में एक ही चीज़ बन गई, उसको मैंने कॉमन ले लिया, 1 1 बच गया। जब किसी रो या कॉलम में 1 1 आ जाएगा फिर उस किसी एक रो को सिलेक्ट कर लें और उसको बाकी दोनों रो में से माइनस करेंगे तो 2 0 आ जाएंगे। उसका फ़ायदा क्या होगा, जब आप उसको उस कॉलम के थ्रू एक्सपेंड करेंगे तो एक आंसर 1 के लिहाज से आ जाएगा और बाकी 2 आंसर 0 हो जाएंगे और एक्सपेंशन जो है वो बिल्कुल छोटी सी रह जाएगी। ठीक है, उम्मीद है ये बात आपको समझ आ गई होगी। और जो पार्ट्स ये मैंने लिखे हुए हैं 3, 5, 6 और 7, अब ये 4 पार्ट्स आपके लिए होमवर्क हैं, ये आपने खुद करने हैं। 9 मैंने करा दिया, बीच में जो रह गए हैं वो इंशाल्लाह फिर जो हमारा अगला लेक्चर होगा 19 उसमें इंशाल्लाह हम इसको कंटिन्यू करेंगे। तो टिल देन अल्लाह हाफिज़।